देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है जो फ्रंट पेज है मेरा चैनल का वो वाला। उसके बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है सेकेंड ईयर जीएनएम नर्सिंग क्वेश्चन पेपर 2019, यानी कि 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है उसका यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर्स मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग। उसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या है, यानी मतलब एनाफाइलैक्सिस का मीनिंग लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आप लोगों को मीनिंग दिख रहा है, इट इज़ एन एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन टू एन एंटीजन बाय व्हिच द बॉडी हैज़ बिकम हाइपर सेंसिटिव। मतलब यह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एलर्जिक रिएक्शन के कारण आपका बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि एंटीजन इंटर होता है आपका बॉडी में। तो इस प्रकार से आप लोगों को एनाफाइलैक्सिस का आंसर लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है फिस्चुला। फिस्चुला का मतलब होता है होल, यानी कि दो ऑर्गन जो होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जो होल बनता है, जो आपका कैविटी बनता है वो एबनॉर्मल कैविटी होता है। यानी कि नॉर्मली बहुत सारा कैविटीज़ हमारे ऑर्गन्स के अंदर है, बॉडीज ऑर्गन्स के अंदर, बट जो एबनॉर्मल कैविटीज़ बनता है एक से मतलब दो ऑर्गन्स के बीच में, उसी को कहा जाता है फिस्चुला, जिसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। आंसर में लिखा हुआ है एन एबनॉर्मल ओपनिंग और पैसेज बिटवीन टू ऑर्गन और बिटवीन एन ऑर्गन एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी कि दो ऑर्गन के बीच में जो आपका कैविटी बनता है या पैसेज का मतलब रास्ता बनता है, उसे क्या कहा जाता है? फिस्चुला कहा जाता है। यह एबनॉर्मल कैविटी के बारे में कहा गया है। उसके बाद दूसरा आंसर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, यानी कि दो ऑर्गन्स के बीच में, बिटवीन ऑर्गन्स का मतलब यहाँ पे दो ऑर्गन्स आप लोगों को समझना है, दो ऑर्गन्स के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसी को कहा जाता है आपका फिस्चुला। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है फ्यूमिगेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर होता है उसे क्लीन किया जाता है, यानी कि डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो फ्यूमिगेशन में केमिकल यूज किया जाता है, वो फॉर्म के रूप में होता है, फॉर्म के रूप में केमिकल को यूज किया जाता है, इसलिए उसे फ्यूमिगेशन कहा जाता है। तो फ्यूमिगेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर killing of microorganism and prevention of microbial growth in air surface of wall और floor। यानी कि जो यहाँ पे फ्यूम को यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन मतलब डिसइंफेक्शन के लिए या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, वो उसके थ्रू क्या होगा, जो सरफेस होगा रूम का या तो वॉल होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एज ए नर्स और एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी पेशेंट को या क्लाइंट को बेटर केयर दे सकते हैं। यानी कि नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू ही आप पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं और डायग्नोस करने के बाद प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग के बाद मेडिसिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। अगर बेटर रिजल्ट मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर से डायग्नोसिस मतलब जो डायग्नोस था उसे फिर से डायग्नोस करना है, फिर से जो नर्सिंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यूअस करना है। इसका मतलब आप लोग नर्सिंग प्रोसेस का मीनिंग लिख सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस इज ए मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड व्हिच यूज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी केयर टू द पेशेंट और क्लाइंट। यानी कि अच्छे से अच्छा केयर प्रोवाइड करने के लिए यह एक प्रोसेस है जो साइंटिफिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि पेशेंट को अच्छा केयर मिल सके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आप लोगों को दिखाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब जो खाली स्थान है उसे फिल करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड इज, यानी कि आपका ब्लड में पोटेशियम का लेवल कितना होता है नॉर्मली, उसे आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। तो आंसर में यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 3.6 to 5.2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज कॉल्ड एज, यानी कि जब किसी इंसान का यूरिन में प्रोटीन आता है, यानी कि जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के साथ अगर प्रोटीन भी पास होके आ जाता है किडनी से, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका प्रोटीन यूरिया, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है प्रोटीन यूरिया। यानी कि प्रोटीन यूरिया का मीनिंग होता है
यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग इज कॉल्ड एज, यानी कि सॉलोइंग का मतलब आप लोगों को पता है निगलना, यानी कि जब भी हम लोग कुछ खाना को निगलते हैं तो उस टाइम में डिफिकल्टी होता है, पेन फील होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका डिस्फेजिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, डिस्फेजिया जो जी आई है लास्ट में से डिस्फेजिया कहेंगे, ये होगा आपका डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। अगर लास्ट में एस आई आ जाए तो डिस्फेसिया, डिस्फेसिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन टॉकिंग। जैसे एफेसिया, एफेसिया का मतलब एब्सेंस ऑफ टॉकिंग। तो डिस्फेसिया और डिस्फेजिया में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एज। पेरिटोनियम कैविटी का मतलब पेरिटोनियल जो लेयर होता है, लेयर के बीच में जो कैविटी होता है उसको कहा जाता है आपका पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही आपका जो इनर ऑर्गन जितना भी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का मतलब होता है आपका कलेक्शन और जमा होना, यानी कि पेरिटोनियल जो कैविटी है उसके अंदर जब एबनॉर्मली फ्लूइड जमा होने लगता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो अगर एबनॉर्मली फ्लूइड जमा होने लगेगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। जिस पेशेंट में लीवर डैमेज हो जाता है या लीवर अफेक्टेड होता है उस पेशेंट में एसाइटिस होता है। तो एसाइटिस के कंडीशन में पेशेंट का जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसे बाहर निकालना पड़ता है, उसे पैरासिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, जिसके थ्रू एक्यूमुलेशन फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है बटरफ्लाई रास इज सीन इन सिस्टमेटिक लापास रिथोमेटास। जो ये क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सिस्टमेटिक लापास जो होता है, जो रसेस है, रस है, ये दिखाई देता है, इसका मतलब ये ट्रू है। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, यानी कि आपका थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसे रिलीज करने के लिए ये ट्रू है, यानी कि ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड एज स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है फोर्थ क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व, जो कि क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि फोर्थ क्रेनियल नर्व को ऑप्टिक नर्व नहीं कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व का मतलब वह नर्व जो आपका आइज को कंट्रोल करता है। 2019 का क्वेश्चन, यानी कि 2019 का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिखाया गया है गिव द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग। उसमें से पहला क्वेश्चन है ऑस्मोसिस। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है इट इज ए प्रोसेस ऑफ मूविंग सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है हाइपोक्सीमिया, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड और एबनॉर्मल लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उसे हम लोग हाइपोक्सिया कहेंगे। उसके बाद मीनिंग में पहला दिया हुआ है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होता है? तो ग्लोसाइटिस का मतलब यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। टंग में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे ग्लोसाइटिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आया है आप लोगों को एमेसिस। एमेसिस का मीनिंग होता है आपका एमेसिस मीन्स रिगार्जिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट और बैकफ्लो और रिगार्जिटेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट का मतलब होता है गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमक, और स्टोमक से जब कोई भी कंटेंट वहाँ से ओवर मतलब वापस बैक आता है, बैकफ्लो आता है, तो उसी को कहा जाता है इमेसिस। और इमेसिस को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसे कहा जाता है एंटीइमेटिक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है स्पेस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम। गम का इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है आपका जिंजिवाइटिस। और दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ डिक्रीज लेवल ऑफ द पोटेशियम इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपोक्लेमिया। मतलब हाइपोक्लेमिया का मतलब यही है कि पोटेशियम को कैसे डिनोट किया जाता है, इसलिए हाइपोक्लेमिया लिखा गया है, क्योंकि हाइपो का मतलब लो, क्लेमिया का मतलब पोटेशियम। उसके बाद आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गल ब्लैडर। इन्फ्लेमेशन ऑफ गल ब्लैडर को क्या कहा जाता है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गल ब्लैडर को कहा जाता है आपका कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गल ब्लैडर। चौथा क्वेश्चन है स्पेस इज ए सडन टेम्पोररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आंसर फेंटिंग। उसके बाद आप लोगों को जो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स का आंसर में से पहला क्वेश्चन से कोलेसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कोलेसिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ
गॉल ब्लैडर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लॉर्डोसिस इज द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये लॉर्डोसिस क्या होता है आपका लेटरल कर्वेचर नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन बेल्स पाल्सी अफेक्ट्स द फेशियल मसल्स, ट्रू होगा, क्योंकि बेल्स पाल्सी उसी को कहा जाता है जिसमें पेशेंट का फेशियल मसल्स पैरालाइज हो जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद लास्ट वाला जो दिखाया गया है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नॉन एज इपिस्टैक्सिस, ये भी ट्रू होगा, अगर किसी के नोज से ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन को इपिस्टैक्सिस कहा जाता है। उसके बाद वाला जो ईयर है उसमें आप लोगों को मीनिंग में दिखाया गया है एमेसिस। एमेसिस का आंसर इससे पहले ही मैं बता चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड होता है, यानी कि जो 2019 में पूछा गया वो 18 में भी पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन 15, 16, 12, 13 ऐसा रिपीटेड हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस देख के आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मेरे पास पीडीएफ है, आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है इमेसिस। इमेसिस का मीनिंग जो यहाँ पे बताया गया है, इमेसिस मीन्स रिगर्जिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट और बैकफ्लो और रिगर्जिटेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट का मतलब स्टोमक कंटेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मीनिंग क्या है, तो अस्कल्टेशन इज ए लिसनिंग टू द साउंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन और लिसनिंग टू द इंटरनल साउंड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का साउंड को सुनना ही क्या कहा जाता है, अस्कल्टेशन कहा जाता है। उसके बाद गिव द मीनिंग्स, जो भी यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है स्टेरिलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है, तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है आपका डिसइंफेक्शन, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना। उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेरिलाइजेशन मीन्स डिकॉन्टामिनेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और कंप्लीट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करना ही यानी कि स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद है टेकीपीनिया। टेकीपीनिया, इससे पहले आप लोगों को जानना होगा पीनिया का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है टेकीपीनिया मीन्स इंक्रीज ब्रीथिंग रेट और इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, यानी कि पीनिया का मतलब यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है लंग्स। पीनिया का मतलब लंग्स आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड एज, इसका आंसर पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग प्रोटीन यूरिया कहेंगे। ये आंसर यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाया गया है। उसके बाद है इंक्रीज इन सेरम सोडियम लेवल इज कॉल्ड एज, उसके बाद डिफिकल्टी इन सॉलोइंग इज कॉल्ड एज, इससे पहले ही मैं इसका आंसर बता दिया हूं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। चौथा क्वेश्चन पोजीशन विल बी एन आइडियल फॉर पेरिनियल एंड रिएक्टल सर्जरी। रिएक्टल और पेरिनियल सर्जरी के लिए एक आइडियल पोजीशन होता है जिसे लिथोटोमी पोजीशन कहा जाता है, जिस पोजीशन में जो डिलीवरी होता है वो भी डिलीवरी भी किया जाता है लिथोटोमी पोजीशन में। अब है ट्रू फॉल्स, बेल्स पाल्सी अफेक्ट द फेशियल मसल्स, आंसर ट्रू होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इसका भी आंसर ट्रू होगा, क्योंकि जब आपका आर्टरी के अंदर प्लेग जम जाता है, यानी कि जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है वो जम जाता है, तो आर्टरी के अंदर क्या होता है थिकनेस बढ़ जाता है, आर्टरी हार्ड हो जाता है, उसी को कहा जाता है आपका आर्टरियोस्क्लेरोसिस। उसके बाद है आपका ऑप्टिक नर्व इज एसोसिएटेड विथ टेस्ट। ऑप्टिक नर्व आपका यानी कि आई से रिलेटेड होता है, वो टेस्ट से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद है आपका हाइड्रोसील इज ए डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि हाइड्रोसेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। इसमें क्या होता है स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। उसके बाद दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया था, इसलिए कहीं पे चूज द करेक्ट आंसर भी दिया गया है। उसमें पहला है आपका ऑस्टियोस्कोप इज यूज टू एग्जामाइन, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है आई, ईयर, नोज, थ्रोट, तो आई का होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑटोस्कोप का मतलब ऑटो का मतलब होता है रिलेटेड टू ईयर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ईयर। अगर ऑप्थो होता तो आई होता, अगर यहाँ पे आप लोगों को नेसो होता तो नोज होता, और रिलेटेड टू अगर थ्रोट होता तो हम लोग थ्रोट को आंसर देते। पर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दिखाया गया है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस मेनली अफेक्ट द जॉइंट्स, आंसर में क्या होगा जॉइंट्स। यहाँ पे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो जॉइंट्स का डिजीज है। उसके बाद एन एग्जांपल फॉर ऑटो इम्यून डिजीज इज, आंसर हो जाएगा आपका सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस,
जो है वो आपका आंसर है। उसके बाद 2018 का क्वेश्चन जो दिखाया गया उसमें पहला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से पहला क्वेश्चन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, इम्यूनिटी इज दैट कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो आपके बॉडी में जब भी कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में फाइट करने वाले एंटीबॉडी को ही आपका इम्यूनिटी कहा जाता है। उसके बाद हार्निया। हार्निया क्या है? तो हार्निया मीन्स ए बाल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एबनॉर्मल ओपनिंग। यानी कि आपके इनर बॉडी के इनर पार्ट्स में से, इनर ऑर्गन्स में से कोई भी पार्ट्स अगर बाल्जिंग होके, बाल्जिंग का मतलब प्रोट्रूड और बाहर की ओर आना, उस कंडीशन को कहा जाता है हार्निया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एब्डोमिनल में हार्निया होता है जिससे इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। ये कॉमन होता है आपका प्रेगनेंसी वोमन में, प्रेगनेंसी जो वोमन्स होता है उसमें ये कॉमन होता है, जो डिलीवरी के टाइम में हो सकता है। उसके बाद दिया गया है गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में आप लोगों को दिखाया गया है आंसर, स्टेरिलाइजेशन मीन्स कंप्लीट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकॉन्टामिनेट ऑफ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जो इससे पहले मैंने आंसर लिखा था उससे भी ये थोड़ा शॉर्ट करके लिखा, ये बहुत ही इजी मीनिंग है आपका स्टेरिलाइजेशन का। उसके बाद है यूरेमिया। यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यूरेमिया का मतलब होता है, यूरेमिया मीन्स इंक्रीज ऑफ यूरिया लेवल इन द ब्लड। यूरिया का मतलब आप लोग जानते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है और यूरिन के साथ बाहर आता है। जब भी आपका ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे यूरेमिया। उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है कोलैप्स ऑफ द लंग्स कॉल्ड एज। यानी कि आपका लंग्स जब कोलैप्स हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है न्यूमोथोरक्स। यहाँ पे एक चीज और है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एटेलेक्टासिस। एटेलेक्टासिस का मतलब होता है पार्शियल और किसी पार्ट का कोलैप्स होना, यानी कि हार्ट का, यानी कि आपका लंग्स का किसी पार्ट्स का कोलैप्स होना को कहा जाता है एटेलेक्टासिस। अगर कंप्लीट लंग्स कोलैप्स होता है तो उसे कहेंगे हम लोग न्यूमोथोरक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमोथोरक्स का कंडीशन एक डिजीज कंडीशन है, वो भी आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज। यानी कि प्लेटलेट का नंबर अगर ब्लड में कम हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग इज कॉल्ड डिस्फेजिया। उसका आंसर नीचे आप लोगों को दिखाया गया है, ये बार बार रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखें, इस क्वेश्चन का आंसर को भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है आपका इपिस्टैक्सिस मीन्स, ये भी रिपीट किया गया है। इपिस्टैक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नोज ब्लीडिंग। नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू और फॉल्स, जिसमें पहला क्वेश्चन से एमोक्सिसिलिन इज एन एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। यानी कि एमोक्सिसिलिन एक एंटी इमेटिक ड्रग यहाँ पे बताया गया है, लेकिन आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसलिए आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नोकेन इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेसिया। इसका आंसर सही होगा क्योंकि लोकल एनेस्थेसिया के रूप में लिग्नोकाइन को यूज किया जाता है। जब भी किसी पेशेंट का सर्जरी किया जाता है, मतलब माइनर सर्जरी होता है, तो उसमें लिग्नोकाइन यूज किया जाता है। 10%, 5%, 2% इस तरह का मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन कर्निंग साइंस इज सीन इन द मेनिंजाइटिस पेशेंट। तो कर्निंग साइंस मेनिंजाइटिस पेशेंट में दिखा जाता है, ये उसी का साइंस है, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। जिसमें पेशेंट का लेग और हैंड को अगर आप बेंड कर देंगे तो वो फिर से सीधा नहीं कर पाएंगे, उसमें डिफिकल्टी होता है उनको। उसके बाद है इन्फ्लेमेशंस ऑफ द टंग इज नोन एज जिंजिबाइटिस। इन्फ्लेमेशंस ऑफ टंग यहाँ पे दिखाया गया। टंग का इन्फ्लेमेशंस को हम लोग इससे पहले मैं बता चुका हूँ ग्लोसाइटिस कहा जाता है, मतलब इसका आंसर फॉल्स होगा। जिंजाबाइटिस का मतलब होता है आपका इन्फ्लेमेशंस ऑफ द गम। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर्स। उसमें पहला क्वेश्चन है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज फाउंड इन, कहाँ पे दिखा जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है जॉन्डिस में या साइनोसिस में या फिर डिफॉर्मेटीज में। तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है जॉन्डिस। जॉन्डिस में पेशेंट का या क्लाइंट का जो स्किन होता है वो येलोइश कलर का हो जाता है, फुल बॉडी का स्किन येलोइश हो जाता है क्योंकि उसमें आरबीसी का जो काउंट होता है बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद है द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आइज। इसमें से जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका आई को यानी कि आंखों का एग्जामिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया ऑप्थाल्मो का मतलब होता है आइज, तो ऑप्थाल्मो स्कोप होगा इसका आंसर। उसके बाद है साल्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेशेंट विथ, मतलब किस पेशेंट के लिए साल्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है? तो आंसर आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है, फीवर पेशेंट के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए या फिर आपका हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन पेशेंट, क्योंकि साल्ट में आपका
क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। और सोडियम आपका क्या करेगा, आपका ब्लड का प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि ब्लड का जो अमाउंट है उसे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर को ही आपका हाइपरटेंशन कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाया गया है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब ये है आपका 2017 का क्वेश्चन। 2017 का क्वेश्चन जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है, गिव द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया, हाइपो का मतलब कम, वोलेमिया मतलब वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसे हाइपोवोलेमिया कहा जाता है। उसका मीनिंग आप लोग देख सकते हैं, हाइपोवोलेमिया मीन्स डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इन द बॉडी। यानी कि आपका बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपोवोलेमिया। उस कंडीशन को हाइपोवोलेमिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका डिसयूरिया। डिसयूरिया, यूरिया का मतलब यूरिन, आप लोगों को यूरिया से पता चलता है कि यूरिन है। डिसयूरिया क्यों कहा गया है, तो डिसयूरिया का मतलब हो जाएगा पेनफुल यूरिनेशन। यानी कि जब पेशेंट यूरिनेट करेगा, यानी कि यूरिन को पास करेगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेनफुल यूरिनेशन को ही कहा जाता है डिसयूरिया। उसके बाद दिया गया है गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। तो पहला है आपका एंटीजन। एंटीजन क्या है, उसका मीनिंग लिखना है। तो एनी पैथोजन और पार्टिकल्स विच इंटरिंग इनटू द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी कॉल्ड एंटीजन। यानी कि आपका बॉडी में बाहरी साइड से, बाहर से कोई भी चीज़ इंटर होता है, चाहे वो पैथोजन हो या डस्ट हो या कोई और भी पार्टिकल्स हो, उससे एंटीजन ही कहा जाता है। क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है उससे एंटीजन के रूप में ही देखता है और उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करता है। उसके बाद है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या है, तो आप लोग जानते हैं प्लूरा मतलब लेयर है, तो लेयर होता है लंग्स का लेयर को प्लूरा कहा जाता है। और उसमें इफ्यूजन का मतलब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग में लिखा है एबनॉर्मल कलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। यानी कि प्लूरल कैविटी में जब एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो उसको कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब कलेक्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें नॉर्मल सेरम कैल्शियम लेवल इज, आंसर हो जाएगा आपका 8.5 to 10.5 mg पर डेसीलीटर। या तो फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4.3 to 5.3 MEQ/L। इसका मतलब होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक रिफ्लेक्स। यानी कि रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका नाम होता है आपका रिफ्लेक्स हैमर। उसके बाद है स्पाइनल एनेस्थेसिया इज ए टाइप ऑफ स्पेस एनेस्थेसिया। तो स्पाइनल एनेस्थेसिया कौन सा टाइप का होता है, तो न्यूरैक्सियल एनेस्थेसिया होता है, जो लोकल एनेस्थेसिया में आता है। यानी कि यह एक टाइप है एनेस्थेसिया का। जैसे कि आप लोग जानते हैं जनरल एनेस्थेसिया होता है, लोकल एनेस्थेसिया होता है, रीजनल एनेस्थेसिया होता है, उसी में से एक टाइप है लोकल एनेस्थेसिया। उसके बाद है आपका एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नॉन एज। यानी कि जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है, जो आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स यानी कि इसमें से कौन सा ट्रू है, तो पहला क्वेश्चन है आपका डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ये सही है या गलत है। इसका आंसर गलत होगा, क्योंकि डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। क्वेश्चन है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज सेलुलाइटिस। आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सेलुलाइटिस का मतलब होता है आपका इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एयर इन द प्लूरल स्पेस इज टर्म्ड एज न्यूमोथोरैक्स। आंसर हो जाएगा ट्रू, जो इससे पहले इसका आंसर मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नॉन एज जिंजिवाइटिस। यानी कि टंग का इन्फ्लेमेशन को जिंजिवाइटिस यहाँ पे बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग को कहा जाता है आपका ग्लोसाइटिस। उसके बाद है जो चूज द करेक्ट आंसर। उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज, उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर या ऑल्फैक्टरी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल्फैक्टरी नर्व, यानी कि तीसरे नंबर पे। उसके बाद है आपका द प्रोसीजर यूज टू विजुअलाइज इंटरनल ऑर्गन इज। इसका आंसर इसमें से जो दिया गया है आप लोगों को फंडोस्कोपी, कोलोस्टोमी या तो फिर इंटेरोस्टोमी। तो जो इंटेरोस्टोमी है ये आपका इंटेस्टाइन को एग्जामाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कॉलोनोस्टोमी जो है कॉलोन यानी कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको एग्जामाइन के लिए यूज किया जाता है।
तो इसका आंसर यहाँ पे कौन सा लिखना है, क्योंकि इनर ऑर्गन कहा है तो इसमें इसका आंसर सबसे बेटर होगा जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है वो हो जाएगा आपका एक्सरे या तो फिर एमआरआई। एमआरआई और एक्सरे किया जाता है इंटरनल ऑर्गन या तो इनर ऑर्गन को एग्जामाइन करने के लिए, इसमें यहाँ पे उसका आंसर नहीं दिया है। उसके बाद है आपका ब्लड इन द स्पुटम इज टर्म्ड एज, यानी कि स्पुटम में जब ब्लड होता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हीमेटेमेसिस, उसके बाद है आपका हीमोप्टाइसिस, उसके बाद है आपका हीमोचूरिया। तो मैं इस यहाँ पे आपको मीनिंग बता देता हूँ। हीमेटेमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड वोमिटिंग। उसके बाद होता है हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इस विथ स्पुटम और इन स्पुटम ब्लड विल बी प्रेजेंट, उसे क्या कहा जाता है, हीमोप्टाइसिस कहा जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हीमोप्टाइसिस। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है हीमोचूरिया, इसका मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। यूरिन में जब ब्लड होता है तो उसे हीमोचूरिया कहा जाता है। तो आंसर आप लोगों को मिल गया हीमोप्टाइसिस। उसके बाद यहाँ पे आप आ गए आप लोग 2017 का क्वेश्चन पेपर में। 2017 का क्वेश्चन पेपर में पहला है गिव द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग। तो उसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है यानी कि इलनेस क्या है। तो इलनेस का आंसर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है इलनेस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेविएशन फ्रॉम ए नॉर्मल हेल्थ स्टेट व्हिच इज मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। यानी कि आपका इलनेस का मतलब डिजीज नहीं होता है जो मेंटली एंड साइकोलॉजिकली जो इल होता है, जो अपने आप को स्ट्रांग नहीं समझता है, उसे इलनेस कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिखाया गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है। तो स्ट्रेस का मीनिंग है स्ट्रेस मीन्स फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। जब आप इमोशनली और फिजिकली टेंशन फील करते हैं तो उसे ही आप लोगों का स्ट्रेस कहा जाता है। उसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग। इसमें पहला है एनाफाइलैक्सिस, इसका आंसर मैं पहले ही बताया था, यानी कि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। 2015 का क्वेश्चन आपको 18 में मिलेगा, 2019 का क्वेश्चन 17 में मिलेगा, इस तरह से रिपीटेड होता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है इट इज़ एन एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन टू एन एंटीजन बाय व्हिच द बॉडी हैज़ बिकम हाइपर सेंसिटिव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है डिसअस्टर। डिसअस्टर का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा बड़ा है पर कंफ्यूज नहीं होना है और टेंशन भी नहीं लेना है। इस मीनिंग को एक बार आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। डिसअस्टर मीन्स दैट एनी ऑक्यूरेंस दैट कॉज डैमेज इन इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ और deterior action of the health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area। मतलब ये क्या होता है, डिसास्टर का मतलब होता है कभी भूकंप होता है, बाढ़ आता है, उसे ही डिसास्टर कहा जाता है, सुनामी आता है उसे। तो उसमें हमारे जो एरिया है जोग्राफिकली उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, डैमेजेस होता है और उस टाइम में जितने डैमेजेस को क्योर करने के लिए जितना अमाउंट में मेडिसिन चाहिए या मेडिकली सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उसे ही डिसास्टर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है डिक्रीज पोटेशियम लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड। पोटेशियम लेवल अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे कहेंगे हाइपोक्लेमिया। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड एज। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का गैस्ट्राइटिस। स्टोमक को मतलब गैस्ट्रो कहा जाता है, इसलिए उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसे कहेंगे गैस्ट्राइटिस। उसके बाद है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज इज कॉल्ड, यानी कि आपका नाक के अंदर जो लाइनिंग होता है म्यूकस लाइनिंग उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे कहा जाता है आपका राइनाइटिस। और अगर जो साइनस होता है नोज के आसपास में 4 साइनस होता है, 4 पेयर्स 4 पेयर्स, उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे साइनोसाइटिस कहा जाता है। राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है एन आर्टिफिशियल डिवाइस यूज टू रिप्लेस ए मिसिंग बॉडी पार्ट सच एज ए लिम और हार्ट वाल्व्स इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोस्थेसिस। यानी कि किसी इंसान का अगर लेग या हैंड को एम्पुटेशन किया जाता है, यानी कि कट करके उसे हटाया जाता है, तो उसके जगह पे आर्टिफिशियल हाथ या पैर का इस्तेमाल किया जाता है जो लोखंड यानी कि लोहा या सिल्वर से बना हुआ होता है, उसी को कहा जाता है आपका प्रोस्थेसिस। उसके बाद है आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो उसमें पहला है थंब फॉरसेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज नीडल होल्डर। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसे पिक अप्स कहा जाता है, नीडल होल्डर नहीं कहा जाता है। उसके बाद है आपका कोलेसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शंस को कोलेसिस्टाइटिस नहीं कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है आपका
ग्लासगो कॉमा स्केल इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी असेसमेंट, इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ग्लासगो कॉमा स्केल का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी असेसमेंट के लिए नहीं बल्कि उसके बाद है यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ये बटरफ्लाई रस इज सीन इन द सिस्टमिक लापस एरिथमेटस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि ये उसी में दिखा जाता है। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर्स एंड राइट। पहला क्वेश्चन है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है आपका पैनक्रियाज। तो इसमें से पैनक्रियाज जो है वो तो नहीं होगा, और जो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है वो भी नहीं होगा, दोनों आपका एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड। उसके बाद आप लोगों को दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर, आंसर हो जाएगा 12 पेयर्स, आंसर क्या हो जाएगा 12 पेयर्स। तीसरा क्वेश्चन है पोजीशन यूज्ड फॉर सर्जिकल ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, आंसर हो जाएगा आपका लिथोटोमी पोजीशन और प्रोन पोजीशन और सुपन पोजीशन, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोन पोजीशन।